तो आइए इस फिल्म को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं। ये यहूदी लोगों की जिंदगी का वो वक्त था जिसे दुनिया के आखिरी वक्त तक याद रखा जाएगा। इस वक्त में नाजी सेना ने यहूदी लोगों के साथ बहुत अत्याचार किए थे। खैर, हमें एक फैक्ट्री में एक यहूदी वर्कर को काम करते हुए दिखाया जाता है जो मेटल की पिन बना रहा था। तभी वहाँ एक जर्मन ऑफिसर यानी नाजी सेना का ऑफिसर आता है और वह उस वर्कर से कहता है कि पिन बनाओ। यह सुनकर वो वर्कर और तेजी से पिन बनाने लगता है और उसके बाद वह ऑफिसर उसकी बनाई हुई पिन को काउंट करता है। वो देखता है कि बाकी लोगों के मुकाबले उस आदमी ने थोड़ी कम पिन बनाई है, इसलिए वह उससे पूछता है कि यहाँ सभी सुबह 6 बजे से पिन बना रहे हैं, सभी ने काफी पिन्स बनाई हैं, आखिर तुम इतनी पिन्स कैसे नहीं बना पाए। तो इस बात पर वह वर्कर कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वह इस वक्त काफी डरा हुआ था। यह देख कर वो ऑफिसर उसे बाहर ले जाता है और अपनी गन निकालकर उस पर गोली चलाता है, लेकिन इस बीच उसकी गन जाम हो जाती है। अब वह अपनी गन को ठीक करके एक बार फिर से गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन अब भी उसकी गन फिर से जाम होती है। इसके बाद उसका जूनियर ऑफिसर उससे गन लेकर गोली चलाता है, लेकिन फिर भी वो गन नहीं चलती। इस बीच वो बूढ़ा आदमी अपनी मौत का इंतजार कर रहा होता है और अचानक वो जर्मन ऑफिसर बताता है कि आज सुबह माइन में कुछ काम था जिस वजह से उसे कोयला लेने के लिए भेजा गया था और यही वजह थी कि उसने 8 कम पिन्स बनाई हैं, पर गोली ना चलने की वजह से वह जर्मन ऑफिसर इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है कि वह उसकी कोई बात नहीं सुनता और लगातार उस पर गोली चलाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन जब फाइनली उसकी गन काम नहीं करती तो इस बार वह गुस्से में उसी वर्कर के सर पर उसी बंदूक से वार करके उसे घायल कर देता है और खुद वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि यह असल में सेकंड वर्ल्ड वॉर का वो वक्त था जब इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। फिर हमें दिखाया जाता है साल 1939 का वक्त, जहां पर जर्मनी ने मात्र 2 हफ्ते में पोलैंड को हराकर पूरे पोलैंड पर कब्जा कर लिया था और अब यहाँ पर जितने भी यहूदी लोग रहते हैं उन्हें पोलैंड से निकलने के लिए कहा जाता है। इसके बाद हजारों की तादाद में पोलैंड के यहूदी लोग पोलैंड के रेलवे स्टेशन पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आते हैं ताकि वह जल्दी से जल्दी वहां से निकल सकें। वहीं दूसरी तरफ हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम ओस्कर स्किनलर होता है। स्किनलर असल में एक जर्मन है और साथ में वह नाजी पार्टी का मेंबर और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है। हम देखते हैं कि ओस्कर स्किनलर एक पार्टी में जाता है जहां पर नाजी सेना के बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। ये सब के सब आज बहुत खुश हैं क्योंकि मात्र 2 हफ्तों में इन्होंने पूरे पोलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया है और अब इन्हीं की हुकूमत यहाँ पर चलेगी। अब ओस्कर स्किनलर यहाँ पर सभी के लिए ड्रिंक्स मंगवाता है, जिसकी वजह से जल्दी यहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो सब के सब ओस्कर स्किनलर को जान जाते हैं। अब स्किनलर जंग के हालातों में अपने बिजनेस को और भी ज्यादा एक्सपैंड करना चाहता है, इसलिए वह एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता है जो कि यहूदी लोगों की ऑर्गेनाइजेशन थी। असल में नाजी सेना जो भी ऑर्डर्स देती है वो ऑर्डर्स यहीं से लागू किए जाते थे और साथ ही यहूदी लोगों के पास जो भी शिकायतें होती थी वो उन्हें लेकर इसी ऑर्गेनाइजेशन के पास आते थे। खैर, अब स्किनलर यहाँ पर आता है और वह यहाँ के एक अकाउंटेंट से मिलता है। वो कहता है कि मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे एक फैक्ट्री लगानी होगी और उसके लिए मुझे फंडिंग की जरूरत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई यहूदी बिजनेसमैन मुझे पैसे दे जिससे मैं फैक्ट्री खरीदूंगा। दरअसल यह वो वक्त होता है जब नाजी सेना ने यह ऑर्डर लागू कर दिया होता है कि कोई भी यहूदी अब बिजनेस नहीं कर सकता, लेकिन वह किसी भी जर्मन यानी किसी भी नाजी आदमी के बिजनेस में अपना पैसा लगा सकता है। और अब इसी बात का फायदा स्किनलर उठाना चाहता था। वो चाहता था कि यहूदी आदमी का पैसा लगाकर वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर ले। खैर, अब वो अकाउंटेंट से कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम मेरी फैक्ट्री को लीड कर सकते हो, जिसके बाद अकाउंटेंट उसकी बात मान जाता है। हालांकि वह स्किनलर से भी यही कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहूदी आदमी तुम्हें बिजनेस के लिए पैसे देगा। इसके बाद कुछ और वक्त बीत जाता है जब साल आता है 1941 और अब पोलैंड में जितने भी यहूदी लोग रहते हैं उन सबको कंस्ट्रक्शन कैंप में भेज दिया गया है, यानी कि लगभग सभी यहूदी लोगों को उनके घरों से बेघर कर दिया गया है। वहीं स्किनलर अब कुछ व्यापारियों से मिलता है और कहता है कि मुझे अपने बिजनेस में फैक्ट्री के लिए पैसे चाहिए और इसके बदले में मैं तुम्हें कंपनी की भागीदारी देने को तैयार हूँ। साथ ही इन हालातों में जो भी तुम्हें जरूरत का सामान चाहिए वह भी मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। बस तुम्हें खुद को बड़े बड़े नाजी ऑफिसर्स से बचाकर रखना होगा क्योंकि तुम्हारी जान को सिर्फ उन्हीं लोगों से खतरा है, बाकी सारी चीजों की गारंटी मैं लेने को
तैयार हूँ। यह सुनकर अब वो सभी यहूदी लोग उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब स्किनलर को पैसा मिल जाता है, जिसके बाद वह अपनी फैक्ट्री शुरू करता है। अकाउंटेंट उसके सभी कामों को संभालता है। साथ ही स्किनलर बड़े बड़े ऑफिसर्स की मदद से बहुत सारे आर्मी के कॉन्ट्रैक्ट को भी हासिल कर लेता है, जिसकी वजह से फैक्ट्री खोलते ही उसके पास बहुत सारा काम आ जाता है। इसके बाद स्किनलर तय करता है कि वह अपनी फैक्ट्री में सिर्फ यहूदी लोगों को ही काम देगा, क्योंकि वह उस काम को कम पैसों में भी करने के लिए तैयार है। साथ ही वह उन्हें अपनी कंपनी का एक परमानेंट एम्प्लॉय भी बनाने को तैयार हो जाता है, जिसके बाद उन्हें कंस्ट्रक्शन कैंप में नहीं भेजा जाएगा। इस तरह अब वहां पर बहुत सारे यहूदी लोगों को लाया जाता है, जो सब उस फैक्ट्री में काम करने के लिए वहां आ जाते हैं। लेकिन तभी एक दिक्कत सामने आती है। स्किनलर को पता चलता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मेटल का काम आता ही नहीं था या जिन्होंने कोई काम कभी किया ही नहीं था। इसलिए स्किनलर कहता है कि तुम सब यहाँ पर काम कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले तुम सबको काम सीखना होगा ताकि हमारी प्रोडक्शन पर कोई असर ना पड़े। यह सुनकर सब राजी हो जाते हैं और काम सीखना शुरू कर देते हैं। अब स्किनलर अपने काम में बहुत ही बिजी हो जाता है, इसलिए वह अपनी पत्नी को वक्त नहीं दे पाता। साथ ही यह जो अकाउंटेंट होता है वह इस फैक्ट्री की आड़ में बहुत सारे यहूदी लोगों की मदद कर रहा होता है। इससे वह एक ऐसे बूढ़े आदमी को भी काम पर रख लेता है जिसका एक हाथ खराब था, और जब यह बात स्किनलर को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वह अपने अकाउंटेंट से कहता है कि तुम ऐसे किसी आदमी को काम पर कैसे रख सकते हो। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो बूढ़ा आदमी स्किनलर के पास आकर उसे काम देने के लिए थैंक यू कहता है तो उसे थोड़ा रिलैक्स फील होता है। अब अगली सुबह सभी वर्कर्स स्किनलर की बर्तन बनाने की फैक्ट्री में काम पर आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में जर्मन सैनिक इन सभी को रोक लेते हैं और रास्ते की बर्फ हटाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद सभी वर्कर्स को वह काम करना पड़ता है। और जब वो बूढ़ा आदमी जिसका एक हाथ खराब था वह अच्छे से उस काम को नहीं कर पाता तो दो जर्मन सोल्जर्स उसे साइड में ले जाकर गोली मार देते हैं। दरअसल जर्मन यहाँ पर उन सभी लोगों को मार देते हैं जो काम में कमजोर होते हैं या फिर काम नहीं कर पाते। साथ ही वो यहाँ के बहुत सारे यहूदी लोगों को दूसरी जगह ले जाते हैं, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन कैंप में इन सभी को मार दिया जाता है। और इन सब में स्किनलर का अकाउंटेंट भी फंस जाता है, क्योंकि वह अपनी वर्क आईडी नहीं लाया था, इसलिए इससे पहले कि उसे यहाँ से ले जाया जाता स्किनलर वहाँ पर आ जाता है। वह अकाउंटेंट की वर्क आईडी दिखाकर उसे ट्रेन से निकाल लेता है। इस तरह आज वह उस अकाउंटेंट की जान बचा लेता है। इसके बाद हम अमोन गोएत को देखते हैं, जो असल में जर्मनी की नाजी सेना का कमांडर है और उसका काम है यहूदी लोगों को यहाँ से कंस्ट्रक्शन कैंप में भेजकर मार देना। दरअसल यह पूरा शहर अब दो हिस्सों में बढ़ चुका होता है। एक हिस्से में लोग रहते हैं जो काम करते हैं और वह जवान है, जबकि दूसरे हिस्से में वो लोग रहते हैं जो बूढ़े हैं, कमजोर हैं या काम नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जिन लोगों के पास आईडी होती है यानी कि वर्क परमिट होता है, उन लोगों को तो जिंदा छोड़ दिया जाता है, जबकि बाकी सभी लोगों को मार दिया जाता है। और इस तरह धीरे धीरे बहुत सारे यहूदी लोगों को मार दिया जाता है जिनका कोई कसूर नहीं होता। इस बीच स्किनलर दूर एक चट्टान से घोड़े पर बैठकर यह सब कुछ देख रहा होता है कि तभी वह उसी भीड़ में एक छोटी सी बच्ची को भी देखता है जो अपनी जान बचाने के लिए छुप रही थी। स्किनलर यह नजारा नहीं देख पाता और वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन जब वो उसी छोटी बच्ची की डेड बॉडी को देखता है जो अपनी जान बचाने के लिए छुप रही थी, तो उसका मन अशांत हो जाता है। अब वहां पर जितने भी यहूदी लोग बचे थे जिनके पास वर्क परमिट था, उन्हें वहां से एक दूसरी जगह काम करने के लिए भेज दिया जाता है, जिस जगह का नाम था प्लासो। इधर कमांडर ने अपने बेस को भी तैयार करवा दिया था, जहां वह अपनी बालकनी से हर वर्कर पर नजर रखते थे और कोई भी वर्कर अगर एक सेकंड के लिए भी रुकता तो वह दूर से निशाना लगाकर उसे मार देते थे। इस वक्त पर यहाँ इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं थी। साथ ही ओस्कर स्किनलर के जितने भी वर्कर्स थे उन सबको भी पकड़कर यहीं पर काम करवाया जा रहा था। अब एक तो उस बच्ची की वजह से ओस्कर का दिमाग पहले से ही खराब था, ऊपर से इन मासूम लोगों को बेवजह मरते देखना भी उससे सहन नहीं हो रहा था। हालांकि वह जानता था कि वो इस चीज का हल ऐसे नहीं निकाल सकता, क्योंकि कोई भी उसके कहने पर किसी को नहीं छोड़ेगा। इसलिए ओस्कर स्किनलर यहाँ आकर कमांडर अमोन गोएत से मिलते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सभी वर्कर्स को छोड़ दे, क्योंकि उनकी वजह से मेरा काम रुका हुआ है। इसके बदले वह कमांडर गोएत को बहुत सारे पैसे ऑफर करता है और इस तरह से वह अपने सभी वर्कर्स को आजाद करवाने में कामयाब हो जाता है, जो
एक बार फिर से उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन स्किनलर का बर्थडे होता है, जहाँ पर 2 यहूदी लड़कियाँ आती हैं और उसे बर्थडे विश करती हैं। उन्हें लगता है कि जर्मन में कुछ नाज ऐसे भी हैं जो उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, पर इस पार्टी में जर्मनी की नाज सेना के बड़े बड़े ऑफिसर्स भी होते हैं जो उन लड़कियों को देख रहे होते हैं। स्किनलर उन्हें थैंक्स कहता है और बड़ी लड़की को प्यार से किस करता है, जिसे देखकर वहाँ जितने भी नाज ऑफिसर्स थे वो सब हैरान हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त यहूदी लोगों से हर कोई नफरत करता था और उनके साथ भेदभाव किया जाता था, इसलिए स्किनलर की इस हरकत से सब के सब नाराज हो जाते हैं। खैर, फिर अगले दिन जब बहुत सारे यहूदी लोगों को वहां से ट्रेन में भरकर दूसरी जगह भेजा जा रहा होता है, तो ट्रेन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जिसे स्किनलर देख नहीं पाता और ट्रेन के ऊपर पानी का छिड़काव करने लगता है। और यह बात कमांडर गोएत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसके बाद स्किनलर को जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि एक दिन पहले अपने बर्थडे के दिन उसने एक यहूदी लड़की को किस किया था। लेकिन स्किनलर की बहुत ऊपर तक पहचान होती है, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स उसकी इज्जत करते हैं और इसीलिए उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब जर्मनी जंग हार रही होती है, इसीलिए यहाँ पर जितने भी यहूदी लोग होते हैं उन्हें यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करने के ऑर्डर्स आते हैं और अब यह सारा काम कमांडर अमोन गोएत को ही करना होता है। दरअसल अब जल्दी सोवियत की सेना यहाँ पहुँचने वाली है, इसलिए यहाँ पर जितने भी यहूदी लोग मारे गए होते हैं उन सबकी बॉडी को जलाने के ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं। अगले दिन कमांडर अमोन गोएत लगभग 10,000 यहूदी लोगों की बॉडी को जलवा देता है, जिससे पूरे पोलैंड का पूरा आसमान काला हो जाता है और इसे देखकर स्किनलर पूरी तरह से टूट जाता है। दरअसल पहले वह सिर्फ एक बिजनेसमैन था, पर इन हालातों को देखकर अब वह पूरी तरह से बदल चुका था, इसलिए वह ज्यादा से ज्यादा यहूदी लोगों की जिंदगी को बचाना चाहता था, भले ही उसे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। अब वह अपने अकाउंटेंट से कहता है कि एक ना एक दिन यह सब कुछ खत्म हो जाएगा और अच्छे दिन दोबारा जरूर आएंगे और उस दिन हम दोनों एक साथ एक ड्रिंक पिएंगे। लेकिन अकाउंटेंट कहता है कि सर, मुझे नहीं पता कि वह दिन आएगा या नहीं आएगा, पर वो ड्रिंक मैं आज ही आपके साथ पीना चाहूंगा। जिसके बाद यह दोनों एक एक ड्रिंक पीते हैं। अगले दिन ओस्कर स्किनलर अमोन गोएत के पास जाता है और कहता है कि आप यहाँ से सभी वर्कर्स को ले जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सभी वर्कर्स को छोड़ दे और इसके बदले में मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। कमांडर अमोन गोएत कहता है कि तुम इतने सारे वर्कर्स को लेकर कहाँ जाओगे, क्योंकि जल्दी ही यहाँ पर सोवियत की सेना आने वाली है। तो ओस्कर स्किनलर कहता है कि मैं इन्हें अपने होम टाउन चेकोस्लोवाकिया लेकर चला जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर मैं एक नई फैक्ट्री की शुरुआत करने वाला हूँ और इसलिए मुझे इन सभी वर्कर्स की जरूरत है। कमांडर अमोन गोएत उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम सभी वर्कर्स को यहाँ से चेकोस्लोवाकिया ले जाओगे तो उसमें बहुत खर्चा आएगा और शायद तुम उस खर्चे को अफोर्ड ना कर पाओ। लेकिन स्किनलर ने अब यह तय कर लिया है, इसलिए रात को वह अपने अकाउंटेंट की मदद से उन वर्कर्स की एक लिस्ट बनाता है जिन्हें वह अपने साथ ले जाना चाहता था। फाइनली अब टोटल 1100 लोगों की लिस्ट बनती है और यह होती है स्किनलर लिस्ट, जो इस मूवी का नाम भी है। खैर, अब इस लिस्ट को लेकर स्किनलर कमांडर गोएत के पास जाता है, जिन्हें वह अपने वर्कर्स को छोड़ देने के बदले बहुत सारे पैसे देता है और कमांडर अमोन गोएत उसकी बात मान जाता है। इसके बाद स्किनलर दूसरे बिजनेसमैन के भी पास जाता है और कहता है कि तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, पर कोई भी उसके पद चिन्हों पर नहीं चलना चाहता, कोई रिस्क लेना नहीं चाहता और न ही कोई पैसे डुबाना चाहता है, क्योंकि सबको पता है कि वहाँ से वर्कर्स को दूसरी जगह पर ले जाने में बहुत खर्चा है और इसके साथ ही बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी बहुत पैसे देने होंगे, जिन पैसों की कोई रिकवरी नहीं है। उधर अब अकाउंटेंट को पता चल जाता है कि स्किनलर ने अपने वर्कर्स को छुड़ाने के लिए, उन्हें बचाने के लिए अपनी जिंदगी की लगभग पूरी कमाई दे दी है। और यह सब जानकर अकाउंटेंट बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि खुद वह भी एक यहूदी है और इस वक्त में कोई भी जर्मन यहूदी लोगों के लिए कुछ भी नहीं करना चाहता, जबकि स्किनलर ने यहूदी लोगों के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। अब अगले दिन 2 ट्रेन्स मंगवाई जाती हैं, जिसमें स्किनलर के सभी 1100 वर्कर्स को यहाँ से चेकोस्लोवाकिया भेजा जाएगा। अब एक में मेल्स को रखा जाता है और दूसरी ट्रेन में फीमेल्स को रखा जाता है। फिर मेल वाली ट्रेन तो चेकोस्लोवाकिया पहुँच जाती है, जहाँ पहुंचकर सभी वर्कर्स देखते हैं कि यहाँ पर स्किनलर ने एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री बनाई है और यहाँ पर उन सब के रहने का इंतजाम भी है। पर दूसरी ट्रेन जिसमें फीमेल्स थी वो अब तक यहाँ पर नहीं पहुँची होती। दरअसल उसमें कुछ पेपर वर्क का प्रॉब्लम था, जिस
वजह से उस ट्रेन को कंस्ट्रक्शन कैंप में भेज दिया गया है और अब कंस्ट्रक्शन कैंप में सभी फीमेल्स को नीचे उतारा जाता है, उनके बाल काटे जाते हैं और फिर उन्हें कपड़े उतारने को कहा जाता है। इसके बाद उन सबको एक बहुत बड़े हॉल के अंदर भेजा जाता है, जिसको देखकर सभी को लगता है कि यह एक गैस चेम्बर है जिसके अंदर यहूदी लोगों को मारा जाता होगा। अब यह सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं, पर अगले पल ऊपर से पानी गिरना शुरू हो जाता है, जिसमें उन सबको समझ आ जाता है कि यहाँ पर इन सबको नहाने के लिए भेजा गया है। फिर अगले दिन यहाँ पर स्किनलर भी आ जाता है और वो यहाँ के सभी ऑफिसर्स को अपने सभी पेपर्स दिखाता है। वो कहता है कि ये सब मेरे वर्कर्स हैं और गलती से इनकी ट्रेन यहाँ पर आ गई, लेकिन वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो इन वर्कर्स को नहीं छोड़ना चाहते थे, जबकि स्किनलर किसी भी कीमत पर इन्हें ले जाना चाहता था। इसलिए उसके पास जो कुछ आखिरी डायमंड्स बचे होते हैं वो रिश्वत के तौर पर उन ऑफिसर्स को दे देता है, जिसके बाद वह ऑफिसर्स उन वर्कर्स को छोड़ने के लिए मान जाता है। अब स्किनलर अपनी सभी फीमेल वर्कर्स को वहाँ से लेकर चेकोस्लोवाकिया अपने होम टाउन पहुँच जाता है। चेकोस्लोवाकिया में भी नाज यानी जर्मन के सोल्जर्स होते हैं, इसलिए अब स्किनलर उन सब से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी इजाजत के बिना कोई भी जर्मन सोल्जर मेरी फैक्ट्री के अंदर आए और मेरे पास इसके लिए ऊपर से ऑर्डर्स हैं, और अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो उसके खिलाफ मैं शिकायत करूंगा, जिससे उसको सजा हो सकती है। और इतना ही नहीं, अगर मेरी फैक्ट्री में भी कोई नुकसान होगा तो उसका कंपनसेशन भी उसे ही देना होगा। खैर, अब स्किनलर अपनी फैक्ट्री में आ जाता है, जहां पर वह सभी से अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस करवाता है। दरअसल इससे पहले उन्होंने किसी को नहीं बताया था कि उनकी वाइफ कौन है। साथ ही वह यहाँ पर सभी यहूदी लोगों को उनके रीति रिवाजों के हिसाब से प्रेयर करने की अनुमति दे देता है, जो कि जर्मन ने पूरी तरह से मना कर दिया था। और इसी तरह से धीरे धीरे 7 महीने बीत जाते हैं, लेकिन इनकी जो फैक्ट्री होती है वो इस बीच लगातार लॉस में चल रही होती है, जिस वजह से स्किनलर को पैसों का और भी नुकसान हो जाता है। अब उसके पास जितनी भी जमा पूंजी थी जिससे वह अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से जी सकता था, वो उसने यहूदी लोगों को बचाने के लिए खर्च कर दी और अब उसके पास कोई पैसे नहीं बचे। और इसी वजह से उसका अकाउंटेंट भी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि स्किनलर ने अपनी पाई यहूदी लोगों को बचाने में लगा दी। वो स्किनलर से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी जगह है जहां पर तुम्हारे पास पैसे हो और जिस बारे में मुझे पता ना हो। तो स्किनलर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, वो सिर्फ यही कहता है कि मुझे पता है कि जल्द यह सब कुछ खत्म होने वाला है। फिर कुछ ही दिनों के बाद रेडियो पर न्यूज आती है कि सोवियत ने इस जंग को जीत लिया है और जर्मन इसको हार चुके हैं और उन्होंने सरेंडर कर दिया है। यह खबर आने के बाद अब स्किनलर अपने सभी वर्कर्स को बुलाते हैं, जहां पर जर्मन भी होते हैं। फिर वह सभी के सामने ऐलान करते हैं कि जर्मनी जंग हार चुका है और उसने सरेंडर कर दिया है। इसलिए जो जर्मनी के गार्ड्स यानी नाज सोल्जर्स हैं, उन्हें आदेश है कि वह सभी यहूदी लोगों को मार दे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं चाहूँ कि तुम सभी लोग अपने अपने घर चले जाओ और एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करो। इसके बाद वह सभी यहूदी लोगों से कहता है कि आज से तुम सब आजाद हो, तुम अपनी अपनी राह पर जा सकते हो। दरअसल अब उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह 1100 लोगों का यहाँ पर ध्यान रख सकें और उनका खर्चा उठा सके। अब जर्मन गार्ड्स यहाँ से चले जाते हैं और वह किसी भी यहूदी पर अब हथियार नहीं उठाते। फिर अब स्किनलर यहाँ पर सभी यहूदी लोगों के साथ 3 मिनट का मौन रखते हैं, जिसके बाद सभी यहूदी लोग यहाँ से जाने की तैयारियां करने लगते हैं। अब इन्हीं में से एक वर्कर होता है जिसका एक सोने का दांत था। वो अपने उस सोने के दांत को पिघलाकर ओस्कर स्किनलर के लिए एक रिंग बनाता है और वो रिंग अकाउंटेंट ओस्कर स्किनलर को लाकर देता है और कहता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। यह सुनकर ओस्कर स्किनलर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं और भी ज्यादा लोगों की जान बचा सकता था। अकाउंटेंट कहता है कि यहाँ पर 1100 लोग हैं जो सब के सब आपकी वजह से जिंदा हैं। दरअसल यहाँ पर जितने भी यहूदी लोग होते हैं वह सभी स्किनलर के लिए बहुत आभारी होते हैं, क्योंकि अगर स्किनलर नहीं होता तो इन सबको कब का कैंप भेजकर मार दिया जाता। खैर, अब स्किनलर को भी अपनी वाइफ के साथ यहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि सोवियत सेना की नजरों में वह एक अपराधी है, क्योंकि वह भी नाजी पार्टी का एक मेंबर था। इसके बाद स्किनलर अपनी वाइफ के साथ यहाँ से निकल जाता है। वहीं यह 1100 लोग जिन्हें नहीं पता होता कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए, यह सब के सब बाहर निकलते हैं तो इनके सामने एक सोवियत का ऑफिसर आता है और कहता है
कि तुम ईस्ट की तरफ मत जाना, वहाँ पर अब भी लोग तुमसे नफरत करते हैं, इसलिए सभी अब कंट्रीसाइड की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कमांडर अमोन गोएत को सोवियत के सोल्जर्स पकड़ लेते हैं। अब उसने बहुत सारे बेगुनाह सिविलियंस को मारा था, जो कि एक वॉर क्राइम है, इसीलिए उसे भी मार दिया जाता है। फिर कहानी के अंत में हमें प्रेजेंट का वक्त दिखाया जाता है, जहां पर ऑस्कर स्किनलर की ग्रेव है। दरअसल असल में उनकी मृत्यु सन 1974 में 66 साल की उम्र में हुई थी, जिसके बाद जेरूसलम में उन्हीं के नाम का एक पेड़ लगाया गया, जो आज भी वहां पर है। यहूदी लोग आज भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और इस फिल्म में जिन्होंने ऑस्कर स्किनलर के रोल को प्ले किया था, जिनका नाम लियम नीसन है, वो ऑस्कर स्किनलर की ग्रेव पर उन लोगों के साथ जाते हैं जिनकी जान खुद ऑस्कर स्किनलर ने बचाई थी। यहाँ पर सभी ऑस्कर स्किनलर की ग्रेव पर स्टोन रखते हैं। फिल्म के एक्टर लियम नीसन भी ऑस्कर स्किनलर की ग्रेव पर 2 गुलाब रखते हैं, क्योंकि इस रोल को प्ले करने के बाद उन्हें समझ में आ चुका था कि ऑस्कर स्किनलर ने जो यहूदी लोगों के लिए किया वो अपने आप में एक अद्भुत कारनामा था, जो कोई भी आम इंसान नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी ऑस्कर स्किनलर की। इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना।